Hello everyone. Today we dwell into one of the most pressing global concerns of our time, the inexhaustible rise in sea levels, a consequence of numerous environmental factors that profoundly impact our world. सी लेवल राइज की वजह से आइलैंड्स का डूब जाना, जो पहले एक साइंस फिक्शन स्टोरी लगती थी, आज वो एक रियलिटी है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो सोलोमन आइलैंड्स का, जो साउथ पैसिफिक ओशन में है, जिसके 5 आइलैंड्स ऑलरेडी पानी के नीचे पूरी तरह डूब चुके हैं। और ऐसी ही कुछ सिमिलर स्टोरी किरिबाती आइलैंड्स की भी है, जो सी लेवल राइज की वजह से सबमर्जेंस का रिस्क फेस कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दीज टू, वर्ल्ड के बहुत सारे आइलैंड्स यही रिस्क फेस कर रहे हैं। और इंडिया भी इस डेंजर से नहीं बचा है। हम सुंदरबंस में सी लेवल राइज का इम्पैक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए इस इशू को विस्तार से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद conceptual understanding. So, sea level rise refers to long-term increase in the average level of world's oceans and nearby coastal areas. So, हमें ये तो समझ आ गया कि सी लेवल बढ़ रहा है, बट क्या आपको पता है कि ये सी लेवल क्यों बढ़ रहा है? आओ समझते हैं। So, it is primarily caused by thermal expansion of seawater due to global warming and melting of polar ice caps and glaciers. और जैसा आप चार्ट में देख सकते हो कि जो हमें राइज देखने को मिल रहा है, वो 50% थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, 22% ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, 20% आइस शीट्स के पिघलने की वजह से। सो इसमें मैक्सिमम शेयर थर्मल एक्सपेंशन का है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दिस थर्मल एक्सपेंशन, जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सी लेवल राइज समझने के लिए। इमेजिन करो कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो ओशन में हैं, जैसे हर एक शादी में एक एनर्जेटिक डांसर होता है, वैसे डांस कर रहे हैं। और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, लाइक जब ऐसे डांसर्स किसी इंटॉक्सिकेशन से गर्मी लेते हैं, तो वो और ज़्यादा जोश में डांस करने लग जाते हैं और ऐसे डांस करने के लिए ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर देते हैं। और बस एग्जैक्टली यही चीज़ होती है व्हेन वाटर इज़ हीटेड अप। सो इस वजह से ओशन ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं और ज़्यादा स्पेस लेते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल में हमें राइज देखने को मिलता है। एंड सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से सी लेवल राइज देखने को मिलता है, वो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नाउ दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। वैसे तो कॉमन सेंस से हमें यही लगेगा कि बर्फ़ पिघलेगी और पानी का लेवल बढ़ जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आइसबर्ग और ग्लेशियर में फ़र्क होता है। दिस माइट बी कन्फ्यूजिंग टू सम पीपल, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसे भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सो इमेजिन करो आपके हाथ में एक गिलास है, जिसमें आप पानी और कुछ आइस क्यूब्स डालते हो। अब आप उसका लेवल रिकॉर्ड कर लो और धूप में रख दो जब तक आइस पिघल नहीं जाती। अब आप कुछ देर बाद वापस आते हो और देखते हो आइस पिघल गई है। अब आपको क्या लगता है, पानी का लेवल बढ़ा होगा या घटा होगा? पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट शायद कम ही हो जाए इवेपोरेशन की वजह से। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आइसबर्ग्स, जैसे वो आइसबर्ग जो टाइटैनिक से टकराया था, वो अगर पूरा पानी में पिघल भी जाता है, तो भी वो पानी का लेवल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही पानी में पार्शियली सबमर्ज्ड रहकर स्पेस ले रहा होता है। सो मान लो कभी यूपीएससी में पूछें कि व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन सी लेवल, तो उसमें सब सही मार्क कर देना एक्सेप्ट मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स और सी आइस। क्योंकि जैसे पानी में पड़े आइस क्यूब्स पिघलने के बाद पानी का लेवल चेंज नहीं करते, वैसे ही आइसबर्ग्स पिघलने के बाद सी लेवल चेंज नहीं करेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सी लेवल राइज को मेजर कैसे करते हैं?
तो मेनली इसके दो मेथड्स होते हैं, टाइड गेजेस एंड सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स। टाइड गेज स्टेशंस दुनिया में हर जगह होते हैं और वो हाई और लो टाइड को मेजर करते हैं मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक सेंसर्स की हेल्प से। और सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स रिडार पल्सेस को सरफेस पर भेजते हैं और सरफेस से वापस आने में लगे टाइम और इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। सी लेवल जितना ज़्यादा होगा, सिग्नल्स उतने तेज़ और स्ट्रॉन्ग होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस इम्पैक्ट्स ऑफ सी लेवल राइज, और हम इसमें रेफरेंस लेंगे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स का। सो WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग ग्लोबल मीन सी लेवल 2022 तक लगातार बढ़ता आया है और इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि 2005 से 2019 के बीच में ग्लेशियर्स जैसे ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका के मेल्ट होने की वजह से 36% राइज आया है ग्लोबल मीन सी लेवल में, और ओशन वार्मिंग की वजह से 55% राइज आया है। और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ने वार्निंग इशू करी है और कहा है कि साल 2100 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक होगा। और ये खतरा इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा है, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आओ एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा। पहला है कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोस्टल लैंड को सी वेव्स काट देती है और वहाँ से लैंड कम हो जाता है। इससे लॉस ऑफ लैंड तो होता ही है, साथ ही जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है और फ्लडिंग और साइक्लोन का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा इम्पैक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, एंड ये इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों पर लिमिटेड नहीं रहता है जो सबमर्ज्ड एरिया में रहते थे, बल्कि इसका इम्पैक्ट उन लोगों पर भी पड़ता है जो उस एरिया के आसपास रहते हैं, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं और एग्रीकल्चरल लैंड है वो दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है सेलाइन वाटर के इंट्रूजन की वजह से। और कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर को अलग अलग पॉइंट्स बनाकर दिखा सकते हो। और ये माइग्रेशन सिर्फ ह्यूमंस की नहीं होगी, एनिमल्स भी माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगा। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसमें हमने कोरल रीफ्स पर जो इम्पैक्ट हुआ है वो तो बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी देख भी लिया है। हमने देखा है कैसे सी लेवल राइज की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, और सेलिनिटी में चेंज की वजह से स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म जो सेलिनिटी में चेंज की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते वो भी रिस्क पर आ गए हैं। और बायोडाइवर्सिटी को इन्वेजिव स्पीशीज़ से भी थ्रेट बढ़ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीवीड अगर बढ़ जाए तो लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। अगर सी लेवल राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा ही, क्योंकि सी लेवल राइज की वजह से शिपिंग रूट्स डिसरप्ट हो जाएंगे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। इकोनॉमिक कॉस्ट जो माइग्रेटेड लोगों को शिफ्ट करने के लिए लगेगा वो भी बहुत बढ़ जाएगा। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि माइग्रेटेड और रिसोर्स स्केर्सिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन आगे जाकर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा, जिसमें सारी कंट्रीज़ को साथ आना होगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2050 तक 216 मिलियन लोग माइग्रेट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड एक बहुत बड़ा और इग्नोर्ड इम्पैक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो है मॉडर्न स्लेवरी। सी लेवल राइज और
उससे होने वाले इम्पैक्ट्स के कारण ज़्यादा खतरा ऑलरेडी वल्नरेबल लोगों को बनता है, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज़। ऐसे लोग प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम इजीली बन जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मिटिगेशन कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस emissions, efforestation, supporting international agreements like Paris Agreement, carbon capture, etc. And adaptation strategy can include land use planning, coastal defense infrastructure, and mangrove plantation, water management, and creating awareness among people. सो जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम क्लाइमेट चेंज के लिए यूज़ करेंगे वही सी लेवल राइज के लिए भी यूज़ करेंगे। चलो अब मायामी की केस स्टडी से पूरा इशू अच्छे से समझते हैं। मायामी एक कोस्टल सिटी है फ्लोरिडा में, जिसकी लो लाइंग टोपोग्राफी है और लाइमस्टोन फाउंडेशन है। मायामी को दुनिया का सबसे वल्नरेबल सिटी बताया जाता है सी लेवल राइज की वजह से। Miami is considered the most at-risk city worldwide due to rising sea level and storm-related flooding. We're going to get 2 feet of sea level rise by 2060. By 2100, we might get 6 feet of water. The water is coming. Already see 20 days a year, the water is higher than the land. Water is coming from the side, from below, from above. Miami, they've got to decide, how do we solve the issues of sea level rise? इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी हैं, जिनमें से एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2040 तक सी लेवल ईयर 2000 के कंपैरिजन में 10 to 17 इंचेस ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मायामी 60% अंडर वाटर हो जाएगा बाय 2060, और इसका इम्पैक्ट अभी से ही वहाँ पर देखने को मिल रहा है। फार्म इंश्योरेंस कंपनीज़ और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज़ वहाँ से क्विट करके बाहर जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़े रिस्क पर है। स्टॉर्म सर्जेस की वजह से सॉल्ट वाटर वहाँ की स्ट्रीट्स में आ जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। बीचेस और बीच पहले से ही स्ट्रेस में थे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की वजह से, और अब बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा रिस्क पर है। मायामी अब कुछ अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट कर रहा है, जैसे रोड्स की हाइट बढ़ा रहे हैं, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं और कोस्ट पर वॉल बना रहे हैं ताकि सी वाटर शहर में ना आ पाए। बट क्या आपको लगता है ये मायामी को बचाने के लिए काफ़ी होगा? वी कैन जस्ट बी होपफुल, बट दिस शुड बी अ वेकअप कॉल टू ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मायामी एक अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे सी लेवल राइज की वजह से, और कोई अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी मींस GS3 2023 में पूछा गया था। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज़ प्रिडिक्टेड अ ग्लोबल सी लेवल राइज ऑफ अबाउट 1 मीटर बाई 2100. What would be its impact in India and the other countries in Indian Ocean region? I hope हमारी अभी वाली डिस्कशन से इसका आंसर आप बता पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।